एंड वेलकम टू माय चैनल आराध्या कंपटीशन क्लासेस। और आज का अपना टॉपिक है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों के प्रबंधन में मैंने कल आपको आलेखों के बारे में समझा चुकी थी, जिसमें अपन ने दंड आलेख है, चित्रालेख है, पाई चार्ट है, आयत चित्र है, इन सभी को बहुत अच्छे से समझ लिया था और इसके क्वेश्चंस कुछ देख लिए थे और कुछ आज देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें आगे टॉपिक आता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जैसे बहुलक है, माध्यिका है, माध्य है। ठीक है, इससे पहले एक टॉपिक है परास या परिसर, उसे समझेंगे हम। इसमें से भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है अपने एग्जाम में, परास या परिसर। अब देखिए परास या परिसर क्या होता है कि जब बहुत सारे आंकड़े अपने पास होते हैं, यानी बहुत सारी संख्याएं, प्रेक्षण मान लो, कुछ भी बोल दो, जैसे संख्याएं हैं। ठीक है, अब इन सारी जो आंकड़े हैं या प्रेक्षण को, प्रत्येक प्रेक्षण में हम ये देखेंगे सबसे छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक, यानी सबसे छोटा अंक आपको क्या दिख रहा है, इनमें 1 है। ठीक है, और सबसे बड़ा अंक क्या है, 9 है। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रेक्षण और सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर ही परास या परिसर कहलाता है। ठीक है, एक सबसे छोटा है और सबसे बड़ा 9 है, तो इनका डिफरेंस यानी बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो 9 - 1 = 8। तो 8 ही क्या है इसका परास या परिसर। इसमें से क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत बार आरपीएससी में अपने। तो देखिए अब क्वेश्चन अपना इस प्रकार से भी हो सकता है, जैसे कि आपको -8 -7 -6 0 1 5 7 8 ये सारे आंकड़े आपके सामने दिए रह सकते हैं और आपसे पूछ सकता है कि इनका परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, परास भी बोल सकता है, इनका परास या परिसर ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, अब देखिए सबसे छोटा अंक ये मत कर देना 0, क्योंकि आपको पता है 0 से छोटा अंक क्या होता है, माइनस वाली संख्याएं होती है ना। तो सबसे छोटी संख्या अब आप इसमें देखोगे तो सबसे छोटी जो अंक है वो -8 है और सबसे बड़ा जो अंक है वो क्या है, 8 है। तो इन दोनों का अपन डिफरेंस करेंगे तो सबसे बड़ा अंक 8 है, इसमें से माइनस करेंगे सबसे छोटे अंक को, तो -8। तो देखिए 8 माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, तो क्या हो गया 16। तो 16 इसका परास या परिसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। देखिए इसके बाद में अपना फर्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं माध्य। माध्य या औसत भी बोल सकते हैं इसको, जो औसत है ना वही माध्य। माध्य क्या होता है, बहुत सारे आंकड़े या प्रेक्षण होते हैं, उनका माध्य निकालना होता है। तो एक जो औसत का फॉर्मूला है अपना है, वही आ जाएगा कि भाई प्रेक्षणों का योग, जो भी आंकड़े आपके सामने हैं उन सभी का योग, आंकड़ों का योग या प्रेक्षणों का योग एक ही बात है, बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए कैसे, जैसे क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, ये आपके 7th क्लास में है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात करो। ऑप्शन दिए हुए हो सकते हैं जो भी। अब प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, तो पहले तो आपको पूर्ण संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्याएं तो पता होगा आपको 0 से होती हैं पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक 1 से, है ना, नहीं पूर्णांक नहीं, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या की अगर बात आ जाती है यहाँ पर, तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। ठीक है, पूर्णांक तो अपने प्लस माइनस की सभी संख्याएं होती हैं, है ना। तो प्रथम पूर्ण संख्या अपन कहाँ से लेंगे, 0 1 2 3 और 4, ये 5 संख्याएं हो गई। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या था, प्रेक्षणों का योग, तो इन सभी का योग कर दो, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बटे इनकी संख्या कितनी है, 5 है। आप काउंट करके देखोगे 5 आएगी। इन सब का अपन टोटल करेंगे तो 10/5 = 2, तो 2 इसका माध्य आ गया। तो इस प्रकार से हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं।
अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये सीटेट में आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है, माध्य का ही है ना। तो 5 प्रेक्षणों x, x+2, x+4, x+6 और x+8 5 प्रेक्षण हैं, इनका माध्य क्या है 11 है। प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य होगा, 5 का आपको दे रखा है माध्य और क्या पूछ रहा है प्रथम 3 का माध्य। तो प्रथम 3 का माध्य हम तभी तो निकाल सकते हैं जब हमको x का मान पता हो, और x का मान हम कैसे निकालेंगे 5 के माध्य से। कैसे, हम जानते हैं माध्य का फॉर्मूला होता है माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यही होता है। तो प्रेक्षणों का अपन योग कर देते हैं, क्या है प्रेक्षणों का योग x प्लस x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8, ये तो प्रेक्षणों का योग हो गया बटे प्रेक्षणों की संख्या। कितने प्रेक्षण है टोटल, ये आंकड़े कितने हैं अपने पास 5 है बटे 5, ठीक है। माध्य का मान इसने अपन को दे रखा है, 5 का माध्य दे रखा है ना 11, तो माध्य की जगह हम क्या रख देंगे 11 बराबर 11 रख दिए, ठीक है। अब ये हमको एक समीकरण मिल गया, हम इसको देखें तो ये क्या है एक समीकरण है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो 11 5 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया x प्लस x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8 इक्वल टू 11 × 5, क्रॉस गुणन हो जाएगा ना इसमें, तो 55। अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, x 4 और 5 तो कितने हो गए 5x प्लस, ये सब प्लस हो रहे हैं आपस में, है ना। तो देखिए 2 4 6 12 8 20 बराबर 55, तो 5x बराबर 55 माइनस 20, तो 5x बराबर 35, तो x बराबर 35 बटे 5 कितने आ गए 7। x का मान हमको मिल गया 7, यानी प्रथम प्रेक्षण का मान क्या है 7 है। इस x का मान 7 मिला है, मतलब प्रथम प्रेक्षण 7 है। फिर है 7 + 2 तो मतलब 9, फिर 7 + 4 मतलब 11, ठीक है। ये 3 प्रेक्षण अपने पास आ गए और यही पूछ रहा था प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। तो हम क्या कर देंगे, अब तीनों का योग कर देंगे, 7 + 9 + 11 बटे 3 इनकी संख्या, माध्य के लिए वही फॉर्मूला काम में लिया है। तो 20 27 बटे 3, तो 3 नाम 27, 9 आ गया, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा डी, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा दिमाग लगा के, ज़्यादा नहीं करना है, वही फॉर्मूला था, लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक यदि आपके क्लियर है कि माध्य का ये फॉर्मूला होता है, इसकी सहायता से हम इस प्रकार से कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में। अब अगला अपना टॉपिक आता है बहुलक। बहुलक भी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ज्ञात करने में ही काम आता है, सबका अलग अलग महत्व होता है। जैसे बहुलक कब काम में लिया जाएगा, जैसे एक दुकानदार है, उसके पास किसी भी चीज़ की, मान लो चप्पल जूते की शॉप है, तो वो देखेगा कि मेरे कौन से साइज के चप्पल या जूते हैं ज़्यादा बिक रहे हैं, बार बार उन्हीं की बिक्री हो रही है, बार बार उन्हीं की बिक्री हो रही है, तो वह उसी की डिमांड ज़्यादा करेगा आगे से, है ना। जिसकी ज़्यादा डिमांड होगी वही तो ज़्यादा वो मंगवाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुलक ज्ञात करते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे प्रेक्षण होते हैं, उन प्रेक्षणों में जिस प्रेक्षण की बार बार पुनरावृत्ति होती है वही उसका बहुलक होता है। जैसे कि उदाहरण इस प्रकार से है आपके सामने, ठीक है। ये बहुत सारे एक प्रेक्षणों का समूह है, हम इस पे देखते हैं कि कौन सा प्रेक्षण है जो बार बार जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे कि इसमें हम देखते हैं पहले कौन कौन से अंक हैं, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 और 7, तो ये तो अपने पास प्रेक्षण है। अब इनकी पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही है, एक को हमने देखा तो एक ही बार आया है, ठीक है, पुनरावृत्ति कि कितनी बार आ रही है। फिर 2 की बात करते हैं तो 1 2 ही बार है, फिर 3 1 2 3 4 बार है 3, फिर 4 है 1 ही बार, 5 1 बार है, 6 भी 1 बार है और 7 भी 1 बार।
तो हमने इस प्रकार से ये सारणी बनाकर ये ज्ञात किया कि सबसे ज़्यादा कौन से अंक की पुनरावृत्ति हुई है। तो हमने देखा कि 3 अंक ऐसा है जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार हुई है। तो इसका मतलब बहुलक यहाँ पर 4 नहीं है, बहुलक नहीं है 4। कौन सा अंक है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हुई है? वह अंक है 3। कौन सा अंक है? 3। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 3। आ गई बात समझ में कि भाई शॉपकीपर वही तो ज़्यादा मंगवाएगा जो उसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर हम ये थोड़ी देखेंगे कि दिन में उसने 20 बार ये वाली चीज़ बेची है तो हम 20 मंगवाएंगे, उसको ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर बहुलक आएगा 3, ठीक है। अगला टॉपिक अपना आता है माध्यिका या माध्यक, ठीक है। इसमें क्या होता है, जितने भी आंकड़े अपने पास होते हैं उनको सबसे पहले आपको एक क्रम में जमाना होता है। चाहे तो आप आरोही क्रम में जमाओ, चाहे तो आप अवरोही क्रम में जमाओ, ठीक है। और उस क्रम में जमाने के बाद आपको उसका बीच का पॉइंट देखना होता है। वही बीच का पॉइंट क्या होता है? माध्यिका या माध्यक कहलाता है। जैसे कि बहुत सारे प्रेक्षण आपके सामने हैं। ठीक है, ये कुछ आंकड़े हैं। कितने हैं? संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 और एक और ले लेते हैं अपन 7, ठीक है। ये 7 प्रेक्षण आपके सामने है। तो आपका क्या काम है? सबसे पहले आप या तो इनको आरोही क्रम में जमाओ या फिर अवरोही क्रम में जमाओ। तो हम इन्हें जमाते हैं आरोही क्रम में। तो सबसे छोटा अंक क्या है? 10 है। फिर 10 से बड़ा अंक है इसमें 12, फिर 12 से बड़ा है 17, फिर 17 के बाद 27, फिर 30, फिर 37 और फिर 48, ठीक है। ये 8 अंक अपने पास हो गए। अब आरोही क्रम में जमाने के बाद हम ये देखेंगे कि टोटल अंक की संख्या क्या है। हमने देखा अंक कुल कितने थे? 7 थे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 है। अब 7 सम है या विषम है ये हम देखेंगे। 7 विषम है, यानी जो कुल प्रेक्षण है उसकी संख्या पर डिपेंड करता है। तो उसमें यदि सम है, यदि n का मान सम है, यानी प्रेक्षणों की संख्या सम है, तो देखिए तो फॉर्मूला होगा n/2वां पद, यानी n/2वां पद, ठीक है। 2वें पद का मान प्लस अगले पद का मान, अगले पद का मान बटे 2, ठीक है। ये फॉर्मूला तब काम आएगा जब प्रेक्षणों की संख्या क्या होगी? सम होगी, ठीक है। और जब n का मान क्या हो? विषम, यानी प्रेक्षणों की संख्या क्या होगी? विषम। तो हम कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे? तो हम काम में लेंगे n+1 बटे 2, ठीक है। वो कौन सा? n+1 बटे 2 वां पद, वां पद, वही इसका माध्यिका होगी। कैसे? जैसे इसका एग्जाम्पल हमने देखिए कि 7 पद है। कितने हैं? 7। तो फॉर्मूला क्या था? n+1 यानी 7 + 1 बटे 2 वां पद। तो 7 और 1 8 बटे 2 यानी चौथा पद, ठीक है। अब देखिए इसका चौथा पद, अब इसमें देखेंगे जो हमने आरोही क्रम में जमाए थे ना, उसमें देखेंगे, इसमें नहीं देखेंगे। तो 1 2 3 और 4, तो चौथा पद इसका 27 है। चौथा पद क्या है? 27। तो इन सभी की माध्यिका क्या हो गई? 27। क्या हो गई? 27 इसकी माध्यिका होगी। ये तो कब है? जब विषम है। अब हम सम लेके देखते हैं, सम संख्याएं। देखिए इन्हीं प्रेक्षणों में जो हमने एक अंक कम कर लिया, तो अब इसकी संख्या कितनी रह गई? अब 6 रह गए, ठीक है। 6 प्रेक्षण रह गए। काम वही करेंगे, सबसे पहले इनको क्या करेंगे? आरोही क्रम में जमाएंगे। सबसे छोटा अंक जैसे 10 है, फिर 12, फिर 17, फिर 27, 30 और 37, ठीक है। ये आरोही क्रम में जमा लिया। अब टोटल कितने हैं? 6 हैं, यानी n का मान क्या है हमारे पास? सम। n बराबर क्या है? सम संख्या है। तो जब सम होती है तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? n/2वां पद का मान प्लस अगले पद का मान बटे 2, ठीक है। n/2 यानी n का मान कितना है अपने पास? 6, तो 6 बटे 2 वां पद का मान प्लस अगला पद, तो 6 बटे 2 मतलब तीसरा पद हो गया। तो तीसरे पद के अगला पद कौन सा हुआ? चौथा पद।
बटे 2। अब देखिए तीसरे पद का मान हम देखेंगे इसमें, यहाँ पर आरोही क्रम में जमाने के बाद 1 2 3, तीसरा पद है अपने पास 17 प्लस और उससे अगला पद चौथा पद है जो क्या है 27 है बटे 2। जब इनका टोटल करेंगे तो टोटल हो गया 44 बटे 2 बराबर 22। ठीक है, तो 22 इसकी माध्यिका आ जाएगी। इस प्रकार से हम माध्यिका ज्ञात करेंगे। ये क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें x मतलब आंकड़े हैं और इनकी f मतलब इसकी बारंबारता दी हुई है। इस क्वेश्चन को मैं तीनों चीज़ें समझाती हूँ, माध्य, माध्यिका और बहुलक। जैसे सबसे पहले माध्य की बात करें, माध्य निकाल रहे हैं तो माध्य में क्या करेंगे कि ये आंकड़े हैं, यानी एक है जो एक बार 17 बार आया है। जब खुले हुए आंकड़े थे तो एक की बार पुनरावृत्ति कितनी बार हुई थी 17, यानी टोटल जब इनका अपन ने टोटल किया तो ये जो अंक हैं वो बार टोटल मिलाकर इन सब का योग किया तो कितने हो गए 50 बार आए थे। ठीक है, कितनी बार आए 50। इसको हम बोलेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मान कितना है 50। सिग्मा मीन्स योग, इसका योग, एफ का योग क्या है 50 है। ठीक है, तो जब इस प्रकार की सारणी आपके पास आए तो आप इसके लिए सबसे पहले एफ एक्स निकालोगे। क्या निकालोगे एफ एक्स। एफ एक्स मीन्स इन दोनों का गुणन करेंगे। गुणा करो तो देखो 17 एकम 17, 20, 15, 48 और ये 30। ठीक है, इन सब का टोटल करने के बाद अब इसका टोटल करेंगे। अब पहले आपने गुणा कर लिया, फिर अब इसका क्या करेंगे टोटल। जब टोटल किया तो इनका टोटल आ जाएगा 130। ठीक है, अब माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, यानी सिग्मा एफ एक्स यानी इन सब का टोटल हम निकाल चुके हैं, कितना है 130 है बटे सिग्मा एफ, इसका टोटल कितना आया है 50। भाग दे देंगे, 5 दूनी 10, 3 बचे 36, 2.6 क्या आ गई इसकी माध्य आ गया। अब देखिए माध्य की जगह आपसे बहुलक पूछ सकता था। ठीक है, यहाँ तक की सारणी देखिए आपसे क्या पूछ लेता, निम्न का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आप देखोगे कि एफ में देखोगे बारंबारता किसकी बार पुनरावृत्ति हुई है, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्या है 17 सबसे ज़्यादा है। अब 17 बारंबारता आंसर नहीं है बहुलक, यानी बहुलक का आंसर 17 नहीं आएगा। 17 बार पुनरावृत्ति तो हुई है, लेकिन किसकी पुनरावृत्ति हुई है 1 की। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। जब बहुलक की बात करेंगे तो आंसर क्या होगा 1। मान के जब आपको माध्यिका पूछ ले तो आपको क्या करना होगा, माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले इसमें CF ज्ञात करना होगा। CF मीन्स संचयी बारंबारता। ठीक है, कैसे निकालते हैं संचयी बारंबारता, देखिए सबसे पहले की जो बारंबारता है उसको एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, 17, उसमें अगली बारंबारता जोड़ दो, 17 और 10 27, फिर उससे अगली जोड़ दो इसमें तो हो गए 32, फिर 32 में 12 जोड़ेंगे तो 44 और फिर 44 में 6 जोड़े तो 50। ठीक है, अब CF का टोटल, ठीक है, उसको देखेंगे हम। तो जो माध्यिका है उस माध्यिका के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे n/2 करेंगे। और n क्या है यहाँ पर CF का जो अंतिम जो मान आया है, CF का अंतिम मान क्या आया था 50, तो 50 बटे 2 बराबर 25। ठीक है, अब 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखेंगे। 25 से ठीक बड़ी CF का मान क्या है इसमें, देखिए 25 से ठीक बड़ी 27 है ना, तो क्या आया 27 का, तो 27 के सामने जो x का मान होगा वही हमारी माध्यिका होगी। 27 के सामने हम मिलाया तो x में क्या मान है 2, तो 27 के CF का मान 27 के सामने x का मान क्या है 2, अतः माध्यिका क्या होगी 2 होगी। इस प्रकार से हम माध्यिका निकालेंगे। एक बार दोबारा समझ लीजिए कि क्या करना होता है माध्यिका के लिए। जो आपको x और f दिया रहता है सबसे पहले आप CF निकालोगे। CF किस प्रकार से निकालते हैं, बारंबारता एज इट इज लिख दो, फिर अगली बारंबारता जुड़ती जाएगी इस प्रकार से 17 और 10 27, फिर 27 और 5 32,
फिर 32 और 12 44, 44 और 6 50, ठीक है। अब जो अंतिम अंक आए ना आपको यहाँ पर CF में, उसमें आपको 2 का भाग दे देना है, ठीक है, n/2 कर देना है। 50 आया, 50 में हमने जब 2 का भाग दिया तो 25। अब वो जो आंसर आएगा उससे ठीक बड़ी CF हम देखेंगे इस लिस्ट में, ठीक है। तो 25 से ठीक बड़ी CF हमने देखी, क्योंकि ये CF इसी प्रकार से आएगी बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में आएगी तो 25 से ठीक बड़ी क्या है, मिली हमको 27, और 27 के सामने जो x का मान होगा वही हमारी क्या होगी, माध्यिका होगी, ठीक है। इसलिए इसकी माध्यिका मिली हमको 2। देखिए ये क्लास 7th का क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछ रहा है सत्य व असत्य कथन बताइए। आपके एग्जाम में आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि निम्न कथनों में से सत्य या असत्य कथन छांटिए। अब देखिए पहला है कि बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। तो सही बात है, बहुलक आंकड़ों में से ही एक संख्या होती है। जिस अंक की बार बार पुनरावृत्ति होती है वही अपना बहुलक होता है, अतः वह आंकड़ों में से ही स्थित होता है, अतः यह कथन कैसा है, सत्य है। दूसरा देखिए माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या होती है। तो यह आवश्यक नहीं होता, ठीक है। माध्य दिए हुए आंकड़ों में से कोई संख्या हो यह आवश्यक नहीं होता, क्योंकि माध्य तो पॉइंटों में भी निकल सकता है ना, इसलिए यह आवश्यक नहीं है। तो यह कथन असत्य है। तीसरा है माध्यक, यानी माध्यिका की बात कर रहा है। माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। तो माध्यिका के लिए भी यही बात होगी, क्योंकि हम आरोही क्रम में जमाने के पश्चात देखते हैं कि कौन सा बीच में है, वही तो आता है अपनी माध्यिका, अतः वह आंकड़ों में से ही एक संख्या होती है, अतः यह कथन भी कैसा है, सत्य है। अब देखिए बहुलक, माध्य और माध्यिका तीनों में रिलेशन का एक फॉर्मूला है, उसे आप याद रख लीजिए। बहुत बार RPSC में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में तक आया ये वाला क्वेश्चन कि तीनों में संबंध बताइए या फिर निम्न कथनों में से सही संबंध है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले की सहायता से आपको यदि 2 चीज़ें दे रखी हो तो आप तीसरी चीज़ आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो माध्यिका और माध्य दे दिए, तो आप दोनों का मान जमाइए इस फॉर्मूले में और बहुलक आराम से निकल जाएगा। या फिर दोनों में से जो भी कोई आपसे तीनों में से कोई भी पूछ रहा हो तो आप निकाल सकते हो। तो बहुलक, माध्यिका और माध्य में ये संबंध है। आंकड़ों के प्रबंधन के सारे टॉपिक मैंने आज बता चुकी हूँ। इसके जो क्वेश्चंस हैं, कल जो टॉपिक समझाए थे उसके ऊपर भी और आज जो मैंने टॉपिक समझाया उसके ऊपर भी, ये सारे क्वेश्चन हम कल अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। धन्यवाद।